गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए जीके जीएस में आज हम लोग विविध से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे, जहां से 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगा। तो आप सभी दोस्त इस क्लास को एकदम ध्यान से और पूरा देखिएगा और गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज की क्लास का पहला टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि भारत में वर्तमान समय में कुल 28 राज्य और 8 यूटी या 8 यूनियन टेरिटरी या 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोग इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम ध्यान रखिएगा, जो कि है दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार, दमन दीव और दादर नागर हवेली, और 8वां है लक्षद्वीप। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है भारत का विस्तार। तो भारत का विस्तार दोस्तों नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ या उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ कितना है, तो वो है 3214 किलोमीटर। और भारत का विस्तार वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ या पश्चिम से लेकर पूरब की तरफ है 2933 किलोमीटर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसमें आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा है दोस्तों 15,200 किलोमीटर और भारत की मुख्य तटीय सीमा है 6100 किलोमीटर और भारत की कुल तटीय सीमा है 7516 किलोमीटर, जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की भी सीमा शामिल है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के साथ कुल 7 देश अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और इन 7 देशों का नाम दोस्तों आप लोग ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक ध्यान में रखिएगा, जो कि है बचपन में भूल, जिसमें ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से हो गया पाकिस्तान, न से हो गया नेपाल, म से हो गया म्यांमार, भ से हो गया भूटान और ल का मतलब समझिएगा, जो कि है अफगानिस्तान। और इसी क्रम में दोस्तों जो भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है इन 7 देशों की, वो इसी क्रम में है। अर्थात भारत के साथ बांग्लादेश की जो सीमा लगी है वो है दोस्तों मैक्सिमम, और जो अफगानिस्तान की सीमा लगी है वो है मिनिमम। अर्थात भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की, वो सबसे अधिक है और अफगानिस्तान की जो सीमा लगी हुई है भारत के साथ, वो सबसे कम है। और यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत के साथ जो बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है वो है दोस्तों लगभग 4096 किलोमीटर। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत के कुल लगभग 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें जो वेस्ट बंगाल है या पश्चिम बंगाल है, उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो कि बनाता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ, वो सबसे अधिक है। इसके बाद आप लोग देखिए भारत का पहला पड़ोसी देश पाकिस्तान। तो इसमें आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है दोस्तों, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो वो है रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1971 में
बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। इसके पहले दोस्तों बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में भारत की मदद से दोस्तों बांग्लादेश को आज़ाद करा लिया गया। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा 1972 में हुआ शिमला समझौता, और ये शिमला समझौता हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो शिमला समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी 1945 में। और फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन मेघदूत जो कि हुआ था 1984 में। और ऑपरेशन मेघदूत दोस्तों भारतीय सेना के द्वारा किया गया, और इस ऑपरेशन की मदद से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा से कब्जा कर लिया। और यहीं पर आप लोग एक चीज़ और महत्वपूर्ण जो है वो ध्यान रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, इसे आप लोग एकदम जरूर ध्यान रखिएगा। तो ऑपरेशन मेघदूत जो कि हुआ 1984 में, और यह ऑपरेशन किया गया था भारतीय सेना के द्वारा। तो ये ऑपरेशन इसलिए किया गया दोस्तों क्योंकि जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर पाकिस्तानी फौज ने अपना कब्जा जमा लिया। तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत किया गया 1984 में, जिसके मदद से भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर दोबारा से कब्जा कर लिया। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, जिसे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा सिंधु जल समझौता, और ये सिंधु जल समझौता हुआ था 1960 में। और इस सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत के पास हैं दोस्तों ब्यास, रावी और सतलज नदियाँ जो कि हैं पूर्वी नदियाँ, और पाकिस्तान के पास हैं झेलम, चेनाब और सिंधु जो कि हैं पश्चिमी नदियाँ। तो सिंधु जल समझौता ये हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में, और इस समझौते के अनुसार भारत के पास हैं पूर्वी नदियाँ जो कि हैं ब्यास, रावी और सतलज, और पाकिस्तान के पास हैं पश्चिमी नदियाँ जो कि हैं झेलम, चेनाब और सिंधु। इसके बाद आप लोग कुछ परियोजना है जिसमें भारत और पाकिस्तान का दोस्तों विवाद है, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए हम लोग इन परियोजनाओं को एकदम ध्यान से याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा किशन गंगा परियोजना जो कि है किशन गंगा नदी पर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा बलिहार परियोजना जो कि है चेनाब नदी पर। और फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है तुलबुल परियोजना जो कि है झेलम नदी पर। फिर इसके बाद चौथा है नीमो बाजगो परियोजना जो कि है सिंधु नदी पर। तो इन कुछ परियोजनाओं पर दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विवाद चलता है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको यहाँ पर इन परियोजनाओं का नाम ध्यान रखना है, और ये किस नदी पर बनी हुई हैं इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध में एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये पूरा एरिया है जम्मू और कश्मीर का, जिसमें ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये मिला है पाकिस्तान को, जिसे कहा जाता है POK या पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर। और शेष एरिया ये है दोस्तों भारत के पास, और इस POK और जम्मू कश्मीर के जो शेष एरिया है इनको बांटती है LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि LOC है POK और जम्मू कश्मीर के मध्य में। इसके बाद भारत का अगला पड़ोसी देखिए दोस्तों अफगानिस्तान। और यहाँ पर बस आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान या
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा या डूरंड लाइन। फिर इसके बाद अगला पड़ोसी देखिए चीन। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि भारत और चीन के बीच में जो रेखा है उसका नाम है दोस्तों मैक-मोहन रेखा। और इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा LAC का फुल फॉर्म जो कि है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा पंचशील समझौता। और ये पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य में 1954 में। तो पंचशील समझौता ये हुआ भारत और चीन के बीच में 1954 में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत के 5 राज्य हैं जो कि चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। और ये 5 राज्य हैं दोस्तों जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद अगला पड़ोसी देश देखिए दोस्तों भारत का नेपाल। और इसमें सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि भारत के 5 राज्य हैं जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये 5 राज्य हैं दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार और सिक्किम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मध्येशीय समुदाय है या मध्येशीय कम्युनिटी है ये है दोस्तों नेपाल की। और फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पंचेश्वर परियोजना ये कहाँ की है दोस्तों, तो ये भारत और नेपाल की दोस्तों संयुक्त परियोजना है। और ये बनी हुई है शारदा नदी या इसी शारदा नदी को कहा जाता है दोस्तों काली नदी या काली गंगा। तो पंचेश्वर परियोजना ये है दोस्तों भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना जो कि बनी हुई है शारदा नदी या काली नदी पर। इसके बाद भारत का अगला पड़ोसी देश आपको ध्यान में रखना है म्यांमार। और म्यांमार में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि म्यांमार से भारत के 4 राज्य ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये चारों राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि पटकाई पहाड़ी, ये पटकाई पहाड़ी दोस्तों भारत और म्यांमार के मध्य स्थित है। और रोहिंग्या समुदाय या रोहिंग्या कम्युनिटी यह है दोस्तों म्यांमार की। इसके बाद अगला पड़ोसी देश आप लोग ध्यान रखिएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश में आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि भारत के कुल 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और ये 5 राज्य हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में जो विवाद है वो किन स्थानों पर है। और यहाँ से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो इन विवादित स्थानों में सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा तिपाई मुख बांध परियोजना। और ये है दोस्तों मणिपुर में। और ये तिपाई मुख बांध परियोजना बना है बराक नदी पर। फिर इसके बाद अगला स्थान है दोस्तों 3 बीघा गलियारा। फिर इसके बाद अगला है फरक्का बांध जो कि बना हुआ है गंगा नदी पर। और ये स्थित है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल में। फिर चौथा है न्यू मूर द्वीप या न्यू मूर आइलैंड। और ये पड़ता है बंगाल की खाड़ी में। इसके बाद अगला पड़ोसी देश है भारत का श्रीलंका। और श्रीलंका में बस आप लोग एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी ये है भारत और श्रीलंका के बीच में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है नोट्स में कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये देश दोस्तों भारत के साथ जलीय और समुद्रीय सीमा बनाते हैं।
तो नोट्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया ये देश भारत के साथ जलीय या समुद्री सीमा बनाते हैं। फिर इसके बाद अगला चीज आपको ध्यान में रखना है नोट्स में कि बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान ये 3 देश दोस्तों भारत के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। इसके बाद अगला नोट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि भारत के जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उन्हें कहा जाता है 7 बहन राज्य, और ये 7 राज्य हैं दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। तो भारत के इन 7 बहन राज्यों का नाम आप लोग एकदम ध्यान से रखिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लास का दूसरा टॉपिक है दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखिए जिन संगठनों का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1950 में, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1948 में, और इसका भी हेडक्वार्टर या मुख्यालय पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसका भी मुख्यालय पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में, और इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1863 में, और इसका भी मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसका मुख्यालय पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद अगला है विश्व आर्थिक मंच, जिसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1894 में, और इसका भी मुख्यालय पड़ता है दोस्तों स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये पड़ता है लुसाने में। इसके बाद आपको जिन संगठनों का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है उनका नाम ध्यान रखना है। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया में। फिर इसके बाद अगला है पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1960 में, और इसका भी हेडक्वार्टर या मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। फिर इसके बाद अगला है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका भी मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है जिन संगठनों का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका या यूएसए में है उनका नाम। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा विश्व बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर पड़ता है दोस्तों वाशिंगटन डीसी में, जो कि है यूएसए अमेरिका में। फिर इसके बाद अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में,
और इसका मुख्यालय पड़ता है न्यूयॉर्क यूएसए में। फिर इसके बाद अगला आप लोग ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में और इसका भी मुख्यालय या हेडक्वार्टर पड़ता है न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी, और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद या आईसीसी की स्थापना हुई थी दोस्तों 1909 में और इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर पड़ता है दुबई यूएई में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंटरपोल, और इंटरपोल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1923 में और इसका मुख्यालय है लियोन फ्रांस में। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है खाद्य एवं कृषि संगठन, और खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है रोम इटली में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में और इसका मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में। और ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये कई बार आया है एग्जाम में, तो इसे आप लोग विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आप लोग देखिए एशियाई विकास बैंक, और एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में और इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। इसके बाद अगला देखिए अफ्रीकीय संघ, और अफ्रीकी संघ की स्थापना हुई थी 2002 में और अफ्रीकी संघ का मुख्यालय या हेडक्वार्टर है आदिस अबाबा, जो कि पड़ता है यूथोपिया में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सार्क, और सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में और इसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। और यहीं से आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जो सार्क के सदस्य देश हैं उसमें भारत भी शामिल है। इसके बाद अगला देखिए नाटो, या इसी को कहा जाता है उत्तर अटलांटिक संघ संगठन, और नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स, जो कि है बेल्जियम में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा आसियान देशों का समूह, या इसी को कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन, और आसियान या दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संगठन की स्थापना हुई थी 1967 में और इसका मुख्यालय है जकार्ता इंडोनेशिया में। और एशियान देशों का जो समूह है दोस्तों उसमें भारत शामिल नहीं है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों अरब लीग, और अरब लीग की स्थापना हुई थी 1945 में और अरब लीग का मुख्यालय है काहिरा मिस्र में। फिर इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों आज की क्लास का भारत की कृषि, और इसमें सबसे पहले आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि भारत के कुल क्षेत्रफल के 51% भाग पर कृषि की जाती है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कृषि राज्य सूची का विषय है, जो कि 8वीं अनुसूची या शेड्यूल से संबंधित है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार की फसलों की बुआई की जाती है, जिसमें पहला है दोस्तों रबी की फसल, जिसकी बुआई की जाती है अक्टूबर और नवंबर में और कटाई की जाती है मार्च और अप्रैल में। और ये रबी की फसल है दोस्तों गेहूं, जौ,
चना, मटर, सरसों और आलू। फिर इसके बाद दूसरा है खरीफ फसल, और खरीफ की फसल की बुआई होती है जून से लेकर जुलाई मंथ तक, और इसकी कटाई की जाती है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर में। और इसके एग्जाम्पल हैं चावल, मक्का, मूंगफली, कपास, गन्ना और सोयाबीन। इसके बाद तीसरा देखिए जायद फसल, और जायद की फसल होती है दोस्तों मार्च से लेकर जुलाई तक, और जायद फसल को कहा जाता है ग्रीष्मकालीन फसल। और इसके उदाहरण हैं तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, भिंडी और जूट। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा नकदी फसलें। तो नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो नकदी फसलें होती हैं दोस्तों गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन फसलें। तो ये फसलें होती हैं नकदी फसलें। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे अधिक गेहूं उत्पादन होता है दोस्तों, यदि हम लोग देश में देखते हैं तो सबसे अधिक होता है चीन में, और दूसरे नंबर पर है दोस्तों भारत। तो सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है चीन में, और दूसरे स्थान पर है भारत। और यदि राज्यों देखा जाए दोस्तों तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है, दूसरे स्थान पर है पंजाब, और तीसरे पर है हरियाणा, और चौथे पर है मध्य प्रदेश। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे अधिक चावल उत्पादन कहाँ होता है। तो इसमें भी दोस्तों यदि देश देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है चीन में, उसके बाद दूसरे स्थान पर होता है चावल का उत्पादन भारत में। और फिर यदि राज्य के अनुसार देखा जाए कि चावल का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, तो इसमें पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, दूसरे पर है उत्तर प्रदेश, और तीसरे पर है पंजाब राज्य। इसके बाद आप लोग देखिए कपास का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो यदि हम लोग देश देखते हैं कि किस देश में कपास का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो वो है दोस्तों चीन। और यदि भारत में देखा जाए कि किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो है दोस्तों गुजरात। फिर गुजरात से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि गुजरात में तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और गुजरात में ही मूंगफली का भी सबसे अधिक उत्पादन होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कपास, तंबाकू और मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन भारत में होता है गुजरात में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों जूट का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है। तो यदि हम लोग देश देखते हैं तो बांग्लादेश ऐसा देश है दोस्तों जहां पर जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और यदि भारत में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है, और पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में पहले स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर है दोस्तों बिहार, जहां पर जूट का उत्पादन होता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है भारत में असम राज्य में, और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल चाय के उत्पादन में। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कॉफी, सूरजमुखी और अरहर का सबसे अधिक उत्पादन होता है भारत में कर्नाटक में। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है सरसों का सबसे अधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, और सोयाबीन और चना का सबसे अधिक उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों भारत के प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, और ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है कटक उड़ीसा में।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान, और ये पड़ता है दोस्तों कोयम्बटूर में। और फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र, और ये पड़ता है लखनऊ में। फिर इसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है दोस्तों नागपुर में। फिर इसके बाद है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है शिमला में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है दोस्तों जोरहट में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, और ये पड़ता है चिकमगलूर जो कि है कर्नाटक में। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय रबर अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है दोस्तों कोट्टयम जो कि है केरल में। फिर इसके बाद है केंद्रीय रेशम अनुसंधान केंद्र जो कि है मैसूर में। फिर इसके बाद है केंद्रीय जूट अनुसंधान केंद्र, और ये पड़ता है बैरकपुर में। फिर इसके बाद है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है राजमुंद्री में। फिर इसके बाद है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है कानपुर में। फिर इसके बाद है भारतीय तिलहन अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है हैदराबाद में। फिर इसके बाद है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान, ये पड़ता है दोस्तों कासरगोड में। फिर लास्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र, ये पड़ता है पूना में। इसके बाद आप लोग कुछ प्रमुख कृषि की जो विधियां हैं वो ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा मधुमक्खी पालन, और मधुमक्खी पालन को कहा जाता है दोस्तों एपीकल्चर। और फिर इसके बाद है मत्स्य पालन, और मत्स्य पालन को कहा जाता है पिसीकल्चर। और फिर इसके बाद है रेशम कीट पालन, इसको कहा जाता है दोस्तों सेरीकल्चर। फिर इसके बाद है फूलों का उत्पादन, और इसे कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फिर इसके बाद है अंगूर की खेती, और इसे कहा जाता है विटिकल्चर। फिर इसके बाद है केचुआ पालन, और इसे कहा जाता है वर्मीकल्चर। फिर इसके बाद है तो केचुआ पालन हो गया वर्मीकल्चर। फिर इसके बाद है फलों का उत्पादन, इसे कहा जाता है दोस्तों फ्रूटिकल्चर या पोमोकल्चर। फिर इसके बाद है सब्जियों का उत्पादन, और इसे कहा जाता है ओलोरीकल्चर। फिर है अगला बागवानी, और बागवानी को कहा जाता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। फिर इसके बाद है हवा में पौधों का उत्पादन, और इसे कहा जाता है एरोपोटिक। और फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा जो कि है पानी में पौधों को उगाना, और पानी में पौधों को उगाने की जो विधि है कृषि में उसे कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। इसके बाद आप लोग दोस्तों कृषि की जो क्रांतियां हैं उसे ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है हरित क्रांति। फिर इसके बाद है दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसे कहा जाता है श्वेत क्रांति। और फिर इसके बाद है मत्स्य उत्पादन से संबंधित क्रांति जिसको कहा जाता है नीली क्रांति। फिर इसके बाद है उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति, और इसे कहा जाता है भूरी क्रांति। फिर इसके बाद है अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति, और ये है दोस्तों रजत क्रांति। फिर इसके बाद है तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति जिसे कहा जाता है पीली क्रांति। फिर इसके बाद है टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित जो क्रांति हुई थी उसका नाम है लाल क्रांति। फिर इसके बाद है झींगा मछली उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है गुलाबी क्रांति। फिर इसके बाद है मसाला उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम है बादामी क्रांति। फिर इसके बाद है फल उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है सुनहरी क्रांति। और लास्ट में आपको ध्यान में रखना है आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति जो हुई थी भारत में, और उसका नाम है गोल क्रांति।
इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिए दोस्तों, विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन किसे कहते हैं। तो इसमें है जब सरकार पुरानी मुद्रा या करेंसी को कानूनी तौर पर बंद कर देती है और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, तब इसे विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन कहा जाता है। और इसके बाद आप लोग देखिए भारत में विमुद्रीकरण कब कब हुआ था। तो भारत में विमुद्रीकरण दोस्तों अब तक 3 बार हो चुका है। और ये हुआ है सबसे पहली बार दोस्तों भारत में विमुद्रीकरण किया गया 1946 में, और दूसरी बार भारत में विमुद्रीकरण किया गया 1978 में, और तीसरी बार दोस्तों भारत में विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन किया गया 2016 में। इसके बाद आप लोग देखिए विमुद्रीकरण जो कि हुआ था 1946 में, तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में पहली बार विमुद्रीकरण हुआ 1946 में, और यहाँ पर दोस्तों 1000 और 10,000 रुपए के मूल्य वर्ग के नोटों को प्रचलन से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1978 में जो विमुद्रीकरण हुआ था भारत में, ये दोस्तों भारत में दूसरी बार नोटबंदी हुई थी जो कि हुआ 1978 में। तो भारत में दूसरी बार नोटबंदी या विमुद्रीकरण हुआ 1978 में, और यहाँ पर 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया था। और इस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भारत में तीसरी बार विमुद्रीकरण हुआ जो कि हुआ 2016 में, और ये हुआ था दोस्तों 8 नवंबर 2016 को, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी, और आरबीआई के गवर्नर थे दोस्तों उर्जित पटेल। और यहाँ पर 500 और 1000 के नोटों को चलन से बाहर कर दिया गया। और फिर इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने विमुद्रीकरण के बाद 500 और 2000 मूल्य वर्ग के नए नोट जारी किए। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा कि बाजार से नकली नोटों को बाहर करना, बाजार में काले धन के प्रचलन को रोकना, और बाजार से नकली नोटों को खत्म करना, और असामाजिक गतिविधियों और उनके वित्त को कम करने में मदद करना। तो ये कुछ उद्देश्य होते हैं दोस्तों विमुद्रीकरण या डीमोनेटाइजेशन के, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों पुरस्कार और सम्मान। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार। और ये भारत रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में। और पहली बार दोस्तों भारत रत्न दिया गया सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन जी को। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2024 में कुल 5 लोगों को दोस्तों भारत रत्न दिया गया, जिसे हमको ध्यान में रखना है। तो इसमें सबसे पहला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कर्पूरी ठाकुर जी, जिनको दिया गया मरणोपरांत, और ये हैं दोस्तों बिहार के। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो कि बीजेपी के भूतपूर्व नेता थे। फिर इसके बाद अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा चौधरी चरण सिंह, और इनको भी दिया गया मरणोपरांत। फिर अगला नाम है पीवी नरसिम्हा राव, ये भी दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन्हें भी भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत। फिर अगला नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा MS स्वामीनाथन, और इनको भी दिया गया दोस्तों भारत रत्न मरणोपरांत। और MS स्वामीनाथन को दोस्तों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर भारत पुरस्कार के बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा
पद्म पुरस्कार। और पद्म पुरस्कार में दोस्तों होता है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म पुरस्कार दोस्तों 2024 में कुल 132 लोगों को दिया गया, जिसमें 5 लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, 17 लोगों को दिया गया पद्म भूषण और 110 लोगों को दिया गया पद्मश्री भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो पद्म पुरस्कार है ये दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान, खेल और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, और ये दोस्तों हर वर्ष 15 अगस्त को दिया जाता है। इसके बाद पद्म पुरस्कारों में दोस्तों आप लोग सबसे पहले देखिए पद्म विभूषण पुरस्कार। और पद्म विभूषण से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, और भारत में पहली बार पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया दोस्तों जाकिर हुसैन, वी कृष्ण मेनन, सत्येंद्र नाथ बोस और नंदलाल बोस जी को। फिर इसके बाद दोस्तों 2024 में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को दिया गया पद्म विभूषण पुरस्कार, जिसे हमको ध्यान में रखना है। तो 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया दोस्तों एम वेंकैया नायडू को, मिथुन चक्रवर्ती को, रोहन बोपन्ना को और पद्म सुब्रमण्यम जी को। फिर इसके बाद देखिए पद्म भूषण पुरस्कार, और इसके बारे में आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, और भारत में पहली बार पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया दोस्तों भारत के महान वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा को और शांति स्वरूप भटनागर जी को। फिर तीसरा है पद्म पुरस्कारों में पद्मश्री पुरस्कार, और इसमें आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। फिर इसके बाद देखिए वीरता पुरस्कार, और वीरता पुरस्कार में दोस्तों आप लोग सबसे पहले ध्यान रखिएगा शांति काल में दिया जाने वाला पुरस्कार। तो वीरता पुरस्कार में सबसे पहली कैटेगरी होती है दोस्तों शांति काल में दिया जाने वाला वीरता का पुरस्कार, और शांति काल में जो वीरता का पुरस्कार दिया जाता है इसको दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला है अशोक चक्र, और अशोक चक्र दोस्तों पहली बार भारत में दिया गया हवलदार बचित्तर सिंह और नायक नर बहादुर थापा जी को। फिर दूसरा है दोस्तों शांतिकाल पुरस्कारों में कीर्ति चक्र, और कीर्ति चक्र से आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 2024 में कीर्ति चक्र दिया गया अंशुमन सिंह को। और तीसरा आप लोग ध्यान रखिएगा शांतिकाल में शौर्य चक्र, और 2024 में शौर्य चक्र दिया गया पुरुषोत्तम कुमार जी को। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि युद्ध के समय में दिया जाने वाला वीरता का पुरस्कार, और इसमें सबसे बड़ा होता है दोस्तों परमवीर चक्र, फिर दूसरे स्थान पर होता है महावीर चक्र, और तीसरे स्थान पर होता है वीर चक्र। तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है दोस्तों परमवीर चक्र, और दूसरे स्थान पर हो गया महावीर चक्र, और तीसरे पर हो गया वीर चक्र। और परमवीर चक्र विजेता दोस्तों भारत में सर्वप्रथम थे मेजर सोमनाथ शर्मा। इनका आप लोग नाम जरूर ध्यान में रखिएगा कि सोमनाथ शर्मा भारत में पहले परमवीर चक्र विजेता थे, जो कि भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा महावीर चक्र विजेता भारत में थे पहली बार ब्रिगेडियर राजिंदर सिंह जमवाल, और वीर चक्र विजेता थे दोस्तों भारत में पहली बार मेजर धन सिंह थापा। इसके बाद अगला पुरस्कार आप लोग ध्यान में रखिएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब कर दिया गया है दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और ये पुरस्कार दिया जाता है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, और खेल के क्षेत्र में दोस्तों यह सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, और इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। और
पहला जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था विश्वनाथन आनंद जी को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद अगला आपको ध्यान में रखना है अर्जुन पुरस्कार, और ये अर्जुन पुरस्कार भी संबंधित है दोस्तों खेलों से, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके बाद अगला पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है नोबेल पुरस्कार, और नोबेल पुरस्कार में सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इसकी स्थापना डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड वर्नर्ड नोबेल के द्वारा की गई, और ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों 1901 से, और ये दिया जाता है कुल 6 क्षेत्रों में, जो कि है भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य और शांति, और आर्थिकी विज्ञान में। तो नोबेल पुरस्कारों की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा की गई, जो कि डायनामाइट के आविष्कारक थे, और ये पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष 1901 से, और ये पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि है भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान, और साहित्य, शांति और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि भारत में पहली बार जो व्यक्ति नोबेल पुरस्कार पाया था उनका नाम। तो सबसे पहले भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ दोस्तों 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि के लिए, जो कि इनकी एक रचना थी। फिर 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों सीवी रमन जी को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। फिर 1979 में मदर टेरेसा को दोस्तों शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और 1998 में दोस्तों अमर्त्य सेन जी को आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, और फिर 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगला पुरस्कार आपको ध्यान में रखना है दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, और इसमें सबसे पहले आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में, और भारत में पहले व्यक्ति थे दोस्तों विनोबा भावे, जिन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि यह संगीत एवं साहित्य कला में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और ये दिया जाता है दोस्तों कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा, और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 से, और प्रथम भारतीय दोस्तों जिन्हें पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त हुआ था उनका नाम था गोविंद बिहारी लाल। इसके बाद आपको दोस्तों पुरस्कार और सम्मान से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान में रखने हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अपर्णा सतीशन को कुचिपुड़ी के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 दिया गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा मेलनी साल्वनी जी को, और इन्हें 2019 में कथकली नृत्य में योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा एम सुब्बुलक्ष्मी जी को, और इन्हें दिया गया है दोस्तों भारत रत्न रोमन मैग्सेसे पद्म भूषण पुरस्कार, और पद्म भूषण, भारत रत्न और रोमन मैग्सेसे ये तीनों पुरस्कार जीतने वाली दोस्तों ये पहली संगीतकार थी। तो एम सुब्बुलक्ष्मी जी को भारत रत्न, रोमन मैग्सेसे और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली दोस्तों ये पहले संगीतकार थे। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि दोस्तों थे एक तबला वादक, और इन्हें तबला वादक के लिए 1977 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है पंडित रविशंकर जी को, और पंडित रविशंकर जी को 1999 में दोस्तों भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला भारत रत्न। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है पंडित भीमसेन
जोशी। और पंडित भीमसेन जोशी जी को दोस्तों 2008 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो कि है भारत रत्न दिया गया। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द मिलेनियम और नाइटेंगल ऑफ इंडिया, ये उपाधियां दी गई हैं दोस्तों लता मंगेशकर जी को। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि नाइटेंगल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू जी को भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा विशाखा विश्वास जी को। और विशाखा विश्वास को दोस्तों मराठी भाषा में युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा सोनल मानसिंह, जिन्हें 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा एन चंद्रशेखरन जी को। और एन चंद्रशेखरन को दोस्तों फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है कनिका कपूर जी का, जिन्हें लंदन एशियन अवार्ड 2023 प्राप्त हुआ। और ये दिया गया दोस्तों इन्हें संगीत के क्षेत्र में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा दामोदर मौके जी को, जिन्हें 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है तपन कुमार पटनायक जी को, जिन्हें छाओ नृत्य के लिए दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पीवी बालकृष्णन का नाम, जिन्हें कथकली नृत्य शैली के लिए दोस्तों संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। फिर इसी में आप लोग ध्यान में रखिएगा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के लिए दिया गया दोस्तों शक्तिकांत दास जी को। और ग्रीन सिटी अवार्ड ये दिया गया मैसूर को दोस्तों, जो कि है कर्नाटक में। और ग्रीन रेलवे स्टेशन अवार्ड ये दिया गया हैदराबाद को। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक देखिए दोस्तों पुस्तक और लेखक। तो इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम देखेंगे और उसके लेखक का नाम देखेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सबसे पहली बुक का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट, जिसे लिखा गया है दोस्तों तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा होम इन द वर्ल्ड, आर्गुमेंटेटिव इंडियन और द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये किताबें लिखी गई हैं दोस्तों भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जी के द्वारा। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगली पुस्तक का नाम जो कि है डॉटर ऑफ द ईस्ट, और ये लिखा गया है दोस्तों बेनजीर भुट्टो के द्वारा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, और ये किताब लिखी गई है दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अगली बुक का नाम जो कि है द इनसाइडर, और ये लिखा गया है दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। फिर अगली किताब है दोस्तों द वाइट टाइगर, और ये लिखा गया है दोस्तों अरविंद अडिग जी के द्वारा। फिर अगली किताब है दोस्तों द ग्रेट इंडियन नोवेल, और ये लिखा गया है कांग्रेस के नेता शशि थरूर जी के द्वारा। फिर अगली बुक है दोस्तों लेडी डॉक्टर, और ये लिखा गया है कविता राय के द्वारा। और फिर अगली किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, और ये लिखा गया है कुशवंत सिंह जी के द्वारा। इसके बाद अगली बुक आप लोग ध्यान में रखिएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और द एंड ऑफ इमेजिनेशन, ये लिखा गया है दोस्तों अरुंधति राय जी के द्वारा।
फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा द पीकॉक, और ये किताब लिखी गई है अनीता देसाई जी के द्वारा। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पत्र हैं दोस्तों जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, ये लिखा गया है दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। फिर इसके बाद केसरी, मराठा और गीता रहस्य, ये लिखा गया है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और फिर अगला है कॉमनवेल्थ, ये लिखा गया है एनी बेसेंट जी के द्वारा। फिर अगला है इंडिया डिवाइडेड, ये लिखा गया है राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनहैप्पी इंडिया, ये लिखा गया है दोस्तों लाला लाजपत राय जी के द्वारा। और फिर इसके बाद है इंडिया विंस फ्रीडम, ये लिखा गया है अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा। फिर इसके बाद है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा गया है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और फिर इसके बाद लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा आनंद मठ, और आनंद मठ लिखा गया है दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों जनगणना। और जनगणना में आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा कि जनगणना ये आती है गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और भारत में पहली बार जनगणना हुई थी दोस्तों 1881 में, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना हुई थी 1951 में। और 2011 में दोस्तों जो भारत में अंतिम जनगणना हुई, ये स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है और ओवरऑल 15वीं जनगणना है। और इस 2011 में जो जनगणना हुई थी, इसका नारा था दोस्तों हमारी जनगणना हमारा भविष्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व के 2.4% भौगोलिक क्षेत्र में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत की दशकीय जो वृद्धि दर है वो है 17.7%, जिसमें जो मैक्सिमम या अधिकतम है दोस्तों वो कौन से राज्य हैं जहां पर दशकीय वृद्धि अधिकतम हुई। तो इसमें सबसे पहले स्थान पर है मेघालय, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, और फिर उसके बाद है बिहार। और सबसे कम या मिनिमम कहां पर हुई दोस्तों दशकीय वृद्धि भारत में, तो वो हुई नागालैंड में, जो कि है -6%। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जनसंख्या घनत्व है भारत का 382। और मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व कहाँ कहाँ का है दोस्तों भारत में, तो मैक्सिमम जनसंख्या घनत्व या अधिकतम जनसंख्या घनत्व भारत में है सबसे पहला बिहार राज्य का। उसके बाद दूसरे स्थान पर है दोस्तों जनसंख्या घनत्व में पश्चिम बंगाल, और तीसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भारत में किस राज्य का है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है दोस्तों भारत में अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद है मिजोरम, फिर उसके बाद है सिक्किम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में लिंगानुपात कितना है, तो भारत में लिंगानुपात है 943, जिसमें जो केरल राज्य है दोस्तों भारत में उसका लिंगानुपात सबसे अधिक है जो कि है 1084। और सबसे कम लिंगानुपात है दोस्तों भारत में हरियाणा राज्य का, जो कि है 879। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में शिशु लिंगानुपात है 918। और यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में जो शिशु लिंगानुपात है भारत में वो सबसे अधिक है, दूसरे नंबर पर है मिजोरम, तीसरे पर है मेघालय। और फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं दोस्तों। सबसे पहले है यूपी या उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, तीसरे पर है बिहार, चौथे पर है पश्चिम बंगाल, और 5वें पर है आंध्र प्रदेश। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा साक्षरता, तो भारत की साक्षरता है दोस्तों 73%, जिसमें मेल या पुरुष साक्षरता है 80.9%, और फीमेल या महिला साक्षरता है भारत में
64.6%। और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है दोस्तों भारत में, सबसे पहले स्थान पर है केरल, दूसरे पर है मिजोरम, तीसरे पर है गोवा। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा, न्यूनतम साक्षरता वाले भारत के कौन कौन से राज्य हैं। तो न्यूनतम साक्षरता वाले भारत में राज्य हैं दोस्तों, सबसे पहले है बिहार, दूसरे पर है राजस्थान। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले भारत में कुल राज्य हैं 9, जिसमें सबसे पहले पर आता है दोस्तों मुंबई, फिर उसके बाद है दिल्ली, फिर उसके बाद है कोलकाता, और लास्ट 9वें स्थान पर आता है सूरत, जो कि है गुजरात का राज्य। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट, ये बिरादरी दोस्तों भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे मैक्सिमम या सबसे अधिक पाई जाती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अनुसूचित जनजाति या शेड्यूल ट्राइब, ये बिरादरी दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद उड़ीसा में। और यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी या अनुसूचित जनजाति के लोग नहीं रहते हैं। फिर आगे आपको ध्यान में रखना है भारत की जो नगरीय जनसंख्या है वो है दोस्तों 31.1%। और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो गोवा में नगरीय जनसंख्या है वो है दोस्तों 62%। लेकिन यदि ये देखा जाए कि सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ की है, वो है महाराष्ट्र की। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत की ग्रामीण जनसंख्या है 68.9%। और भारत में पारसियों की संख्या है दोस्तों 57,264। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 1921 को महाविभाजन वर्ष कहा गया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि थी वो ऋणात्मक थी। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक देखिए पर्यावरण। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों 5 जून को। और इसके बाद आपको यहीं पर ध्यान में रखना है कि पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है सिमलीपाल, कुलडीहा, हथगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। और ये तीनों स्थित है दोस्तों उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। और मयूरभंज को हाथी रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, कुलडीहा नेशनल पार्क और हथगढ़ नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है उड़ीसा में मयूरभंज जिले में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा किश्तवाड़ा नेशनल पार्क, जो कि स्थित है जम्मू और कश्मीर राज्य में। और ये प्रसिद्ध है दोस्तों हिम तेंदुओं के लिए। फिर इसके बाद अगला है वंसदा नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान, जो कि स्थित है गुजरात में। और गुजरात में ही स्थित है दोस्तों गिर नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। और ये गिर नेशनल पार्क फेमस है शेरों के लिए। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, और ये स्थित है असम राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये स्थित है दोस्तों असम राज्य में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, या इसी को कहा जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा खंगचेनजोंग नेशनल पार्क, जो कि स्थित है सिक्किम में। और फिर लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा चंबल अभयारण्य, जो कि आता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में। और ये फेमस है दोस्तों लाल मुकुट वाले कछुओं के लिए। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा भारत में कुल 18 जैव मंडल क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण है दोस्तों नंदा देवी, जो कि है उत्तराखंड में, नीलगिरी ये है दोस्तों तमिलनाडु और केरल में। फिर अगला है सुंदरवन, जो कि पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, और ये सुंदरवन प्रसिद्ध है दोस्तों बाघों के लिए। फिर अगला है नोकरेक, जो कि है मेघालय में।
फिर है पंचमढ़ी जो कि पड़ता है मध्य प्रदेश में, फिर अगला है शेषचलम जो कि है आंध्र प्रदेश में, फिर इसके बाद है पेरियार जो कि है केरल में, और ये प्रसिद्ध है दोस्तों हाथियों के लिए। इसके बाद आप लोग अगला पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि जो अम्लीय वर्षा होती है ये होती है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस है दोस्तों जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये हो गए दोस्तों ग्रीन हाउस गैसें जिन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है ओजोन परत या ओजोन लेयर। ये पड़ती है दोस्तों समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में, और ओजोन परत मापने की इकाई है डॉप्सन। और ओजोन परत को सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाती है दोस्तों CFC गैस, हैलोजन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड। फिर यहीं पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो आर्सेनिक होता है दोस्तों ये भूमिगत जल को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला कारक है। फिर आगे आप लोग ध्यान में रखिएगा पर्यावरण आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के नाम। तो पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन हुआ है दोस्तों उसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा एपिको आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति थे P हेगड़े। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है चिपको आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं SS बहुगुणा। फिर इसके बाद है नर्मदा बचाओ आंदोलन, और इससे संबंधित व्यक्ति थी मेघा पाटकर। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये मनाया जाता है दोस्तों 21 सितंबर को। फिर इसके बाद है विश्व शौचालय दिवस, ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 25 जनवरी को। फिर इसके बाद है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और फिर इसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 9 जनवरी को। फिर इसके बाद है किसान दिवस, ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय एकता दिवस, ये मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। फिर इसके बाद है कारगिल दिवस, और ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ये मनाया जाता है दोस्तों 8 मार्च को। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय महिला दिवस, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। फिर इसके बाद है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। फिर इसके बाद है ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 16 सितंबर को। फिर इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 8 सितंबर को। फिर इसके बाद है विश्व बांस दिवस, ये मनाया जाता है 18 सितंबर को। फिर इसके बाद है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर इसके बाद है योग दिवस, ये मनाया जाता है 21 जून को। फिर इसके बाद है पृथ्वी दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को। फिर इसके बाद है पर्यावरण दिवस, ये मनाया जाता है 5 जून को। फिर इसके बाद है विश्व जल दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों 22 मार्च को। और फिर इसके बाद है विश्व महासागर दिवस, ये मनाया जाता है 8 जून को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि 16 दिसंबर 1971 को मनाया जाता है दोस्तों विजय दिवस के रूप में। और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये मनाया जाता है 11 नवंबर को। और शिक्षक दिवस ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों वस्तु एवं सेवा कर, या इसी को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या शॉर्ट में इसे कहा जाता है GST। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा GST का फुल फॉर्म क्या होता है। तो GST का फुल फॉर्म होता है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा GST का सुझाव केलकर समिति ने दिया था। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि 122वां संविधान संशोधन या 122 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 के तहत GST विधेयक लाया गया। और
ये दोस्तों लोकसभा में 3 अगस्त 2016 को प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में 8 अगस्त 2016 को प्रस्तुत किया गया और राष्ट्रपति के पास दोस्तों ये जीएसटी का विधेयक गया 8 सितंबर 2016 को। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया। और यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब ये लागू हुआ दोस्तों जीएसटी, तो केंद्र द्वारा राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया गया 5 सालों तक। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जीएसटी के प्रकार, और जीएसटी के होते हैं दोस्तों 4 प्रकार, जिसमें पहला है सीजीएसटी अर्थात सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी और इसका फुल फॉर्म है दोस्तों स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर तीसरा है यूटीजीएसटी और इसका फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और चौथा है आईजीएसटी अर्थात इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जीएसटी के 4 प्रकार हैं जिससे आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद, और जीएसटी परिषद को दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 279A में, और जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी 12 सितंबर 2016 में। और जीएसटी परिषद के कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों 33, और जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जीएसटी काउंसिल या जीएसटी परिषद के। और इसमें जो अन्य सदस्य होते हैं दोस्तों उसमें हैं जो राज्य के मंत्री महोदय हैं और वित्त मंत्री, जो कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद जीएसटी का जो टैक्स स्लैब है वो आपको ध्यान में रखना है। तो ये होता है दोस्तों 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी कब लगता है दोस्तों? तो जब सालाना टर्नओवर 40 लाख या कुछ स्थितियों में 20 लाख हो जाता है तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है जीएसटी का जो प्रारूप है वो सर्वप्रथम दिया था असीम दास गुप्ता जी ने। और जीएसटी का पंजीकरण होता है 15 डिजिट या अंकों का। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था दोस्तों फ्रांस, जो कि लागू किया था जीएसटी 1954 में। और भारत में सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य है असम। और अंतिम राज्य दोस्तों जिसने जीएसटी लागू किया वो है जम्मू और कश्मीर। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक देखिए, देश, राजधानी और मुद्रा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका और इसकी मुद्रा है टका। फिर इसके बाद अगला नाम आपको ध्यान में रखना है चीन, और चीन की राजधानी है बीजिंग और इसकी मुद्रा है युआन। फिर इसके बाद अगला है पाकिस्तान और इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है रुपया। फिर इसके बाद अगला है नेपाल और इसकी राजधानी है काठमांडू और इसका मुद्रा है रुपया। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा म्यांमार, और म्यांमार की राजधानी है दोस्तों नैपीडाह और इसकी मुद्रा है म्यांमार क्यात। फिर इसके बाद अगला है भूटान और इसकी राजधानी है थिम्पू और इसका मुद्रा है दोस्तों डोल्ट्रम। फिर इसके बाद है अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल और इसकी मुद्रा है दोस्तों अफगानी। इसके बाद अगला है दोस्तों श्रीलंका जिसकी हैं 2 राजधानी, जिसमें पहला है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और कोलंबो और इसका जो मुद्रा है वो है रुपया। फिर इसके बाद है मालदीव जिसकी राजधानी है माले और इसकी मुद्रा है रुफिया। फिर इसके बाद है लक्षद्वीप जिसकी राजधानी है दोस्तों कवरत्ती। फिर इसके बाद है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता और इसकी मुद्रा है रुपया। फिर इसके बाद है डेनमार्क जिसकी राजधानी है दोस्तों कोपेनहेगन और इसकी मुद्रा है क्रोन। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों न्यूजीलैंड जिसकी राजधानी है वेलिंगटन और इसकी मुद्रा है डॉलर। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा
फिनलैंड, और फिनलैंड की राजधानी है दोस्तों हेलेंस्की और इसकी मुद्रा है यूरो। फिर इसके बाद है नॉर्वे, जिसकी राजधानी है ओस्लो और इसकी भी मुद्रा है क्रोन। फिर इसके बाद है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वीना और इसकी मुद्रा है यूरो। फिर इसके बाद है बेल्जियम और इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स और इसकी मुद्रा है यूरो। फिर इसके बाद है स्पेन, जिसकी राजधानी है मैड्रिड और इसका मुद्रा है दोस्तों यूरो। फिर इसके बाद है स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी है बर्न और इसकी मुद्रा है फ्रैंक। फिर इसके बाद है क्यूबा, जिसकी राजधानी है हवाना और इसकी मुद्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद है इराक, जिसकी राजधानी है बगदाद और इसकी मुद्रा है दोस्तों दिनार। फिर इसके बाद अगला है दोस्तों सीरिया, जिसकी राजधानी है दमिश्क और इसकी मुद्रा है लीरा। फिर इसके बाद है ईरान, जिसकी राजधानी है तेहरान और इसकी मुद्रा है रियाल। फिर इसके बाद है स्वीडन, जिसकी राजधानी है स्टॉकहोम और इसकी मुद्रा है दोस्तों क्रोना। फिर इसके बाद है यूक्रेन, जिसकी राजधानी है कीव और इसकी मुद्रा है दोस्तों रिवनिया। फिर इसके बाद है मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा और इसकी मुद्रा है पाउंड। फिर इसके बाद है फ्रांस, जिसकी राजधानी है पेरिस और इसकी मुद्रा है यूरो। फिर इसके बाद है जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो और इसकी मुद्रा है येन। फिर इसके बाद है इजराइल, जिसकी राजधानी है दोस्तों जेरूसलम। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है कैनबरा और इसकी मुद्रा है डॉलर। फिर इसके बाद है ब्रिटेन, जिसकी राजधानी है लंदन। फिर इसके बाद है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वाशिंगटन और इसकी मुद्रा है डॉलर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद और इसकी मुद्रा है रियाल। फिर इसके बाद है लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा वियतनाम, जिसकी राजधानी है हनोई। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों साइबर अपराध, और इसमें सबसे पहले आप लोग यह जान लीजिए कि साइबर अपराध कहते किसे हैं। तो साइबर अपराध ऐसा अपराध है जहां कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क अपराध का माध्यम होता है। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि साइबर अपराध के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो इसमें कुछ प्रकार दिए गए हैं दोस्तों साइबर अपराध या साइबर क्राइम के, जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसमें है फिशिंग या स्कैम, फिर इसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क को हैक करना, फिर इसके बाद है इंटरनेट धोखाधड़ी, फिर इसके बाद है साइबर बुलिंग, फिर इसके बाद है रैंसमवेयर, फिर इसके बाद है साइबर स्टॉकिंग, फिर इसके बाद है सॉफ्टवेयर चोरी, फिर इसके बाद है सोशल मीडिया धोखाधड़ी, फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये कुछ साइबर अपराध के प्रकार हैं जिसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साइबर अपराध की सज़ा क्या होती है। तो साइबर अपराध के लिए दोस्तों 5 साल की जेल या 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, या 7 साल की जेल या 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। फिर यहीं पर आपको ध्यान में रखना है कि साइबर आतंकवाद की सज़ा क्या होती है। तो साइबर आतंकवाद के लिए दोस्तों सज़ा होती है आजीवन कारावास। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो साइबर सुरक्षा होती है ये इंटरनेट से जुड़े सिस्टमों की सुरक्षा होती है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है डेटा इनक्रिप्शन, और डेटा इनक्रिप्शन ये होता है दोस्तों जिसमें डेटा को गुप्त रूप से इनकोड किया जाता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है दुर्भावनापूर्ण कोड, और दुर्भावनापूर्ण कोड क्या होता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो हानिकारक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है, जैसे हो गया वायरस, बग्स, वर्म्स, ट्रोजन्स और एडवेयर, तो ये हैं दोस्तों दुर्भावनापूर्ण कोड। इसके बाद कुछ एंटीवायरस का नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो कि है विट डिफेंडर, नॉर्टन और वेबरूट। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई, और यह है दोस्तों आश्वस्त। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साइबर डोम परियोजना। ये कहाँ पर शुरू की गई दोस्तों। तो ये की गई केरल राज्य में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साइबर अपराध, ये दोस्तों 7वीं अनुसूची से संबंधित है और ये है समवर्ती सूची का विषय।
फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सबसे गंभीर साइबर अपराध होता है दोस्तों साइबर स्टॉकिंग। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारत के पहले पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया दोस्तों बेंगलुरु में। और साइबर प्रवाह पत्रिका ये जारी की जाती है दोस्तों गृह मंत्रालय के द्वारा। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है साइबर अपराधों से लड़ने के लिए तेलंगाना पुलिस ने IIT कानपुर से समझौता किया है। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि भारत में इंटरनेट लाने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है दोस्तों VSNL को अर्थात विदेश संचार निगम लिमिटेड को। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा इंटरनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली कम्युनिकेशन सेवा है टेलनेट। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है फायरवॉल। और फायरवॉल क्या है दोस्तों, तो ये है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो इंटरनेट के माध्यम से डेटा फिल्टर करता है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन है दोस्तों वोचर। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं उनका नाम आपको ध्यान में रखना है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है दोस्तों फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन। और यहीं पर दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो गूगल है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं। तो ईमेल एड्रेस के दोस्तों कुल 2 भाग होते हैं, जिसमें एक हो गया यूजर आईडी और दूसरा हो गया डोमेन। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा फेसबुक पर सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या सबसे अधिक है सभी जो सोशल साइट्स हैं उनमें। और फेसबुक या जिसे अब मेटा कहा जाता है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा, जो कि हैं अमेरिका के। फिर इसके बाद आपको याद रखना है कि इंस्टाग्राम दोस्तों फेसबुक में शामिल हुआ 2012 में और 2014 में व्हाट्सएप शामिल हुआ। और स्केप टेक्नोलॉजी ये दोस्तों महत्वपूर्ण कंपनी है जो कि फेसबुक या मेटा में शामिल हो चुकी है। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है ऑफलाइन मैसेजिंग एप्लीकेशन है ब्लूटूथ, वाईफाई। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है मोजिला। और मोजिला क्या है दोस्तों, ये फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र विकसित किया है मोजिला ने। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल क्या होता है इसमें आपको ध्यान में रखना है ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के सभी पहलुओं को नियंत्रित करने वाला नियमों का एक समूह है प्रोटोकॉल। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा ट्विटर से ब्लू सब्सक्राइबर सर्विस प्रदान की जाती है। और फिर इसके बाद है आउटलुक। और आउटलुक क्या है, तो आउटलुक दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित एक ईमेल सेवा है। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों मानवाधिकार आयोग। और इसमें सबसे पहले आप लोग यह ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1993 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कुल सदस्यों की संख्या है 6, जिसमें 5 सदस्य होते हैं और 1 अध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं श्री अरुण कुमार मिश्र जी। और इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष होते हैं और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरी हो जाए। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश समिति के सिफारिश देने के बाद। और इस सिफारिश समिति में होते हैं दोस्तों प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री जी, और ये होते हैं दोस्तों इस सिफारिश समिति के अध्यक्ष। फिर इसमें शामिल कौन कौन लोग होते हैं उसको जान लीजिए। तो सिफारिश समिति में शामिल होते हैं दोस्तों होम मिनिस्टर या गृह मंत्री।
फिर इसके बाद इसमें शामिल होते हैं लोकसभा के सभापति, और लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष के नेता होते हैं वो इस सिफारिश समिति में शामिल होते हैं। तो सिफारिश समिति के सिफारिश के बाद राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। और इस सिफारिश समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों प्रधानमंत्री। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? तो ये है दोस्तों नई दिल्ली में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है ये संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इसमें भी दोस्तों एक सिफारिश समिति होती है जिसकी अध्यक्षता करते हैं चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री उस संबंधित राज्य की, और इसमें शामिल होते हैं दोस्तों राज्य के गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और विधानसभा अध्यक्ष। और जो राज्य मानवाधिकार होता है दोस्तों वहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो अध्यक्ष और अन्य सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है लास्ट पॉइंट मानवाधिकार से कि मानवाधिकार पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किए थे दोस्तों भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। इसके बाद आज की क्लास का अगला टॉपिक है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, और इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड को। और ये राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड बनाई गई है दोस्तों आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए, जिसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। फिर इसके बाद आपको ध्यान में रखना है NIA या राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और इसका काम क्या होता है दोस्तों NIA का? तो इसका काम होता है देश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकना और भारत में आतंकवाद को समाप्त करना, और इसके महानिदेशक है दोस्तों सदानंद वसंत। इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा रॉ को, और रॉ का काम क्या होता है उसको जान लीजिए। तो इसमें इसका काम होता है दोस्तों विदेशी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना, आतंकवाद से मुकाबला करना और भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना। और इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में, और रॉ के प्रमुख हैं रवि सिन्हा। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा NSG या इसी को कहा जाता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1986 में, और इसका काम होता है आतंकी गतिविधियों को मुकाबला करना एवं आंतरिक गड़बड़ी के खिलाफ राज्यों की रक्षा करना। इसके बाद आप लोग दोस्तों भारत में जो आतंकवादी हमले हुए हैं उन्हें ध्यान में रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा गुजरात के गांधीनगर में जो अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था वो हुआ था 2002 में, और भारतीय संसद पर हमला हुआ था 2001 में। तो इसके बाद आपको ध्यान में रखना है आतंकवाद विरोधी दिवस, ये मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 21 मई को, और जो अपने प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री की सुरक्षा होती है वो विशेष सुरक्षा समूह के द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा जो ITBP होती है ये गृह मंत्रालय के अधीन होती है दोस्तों, और ATS या जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंटी टेररिस्ट स्क्वाड या आतंकवाद विरोधी दस्ता, इसकी स्थापना हुई थी 1990 में। इसके बाद दोस्तों आज की क्लास का अंतिम टॉपिक आप लोग देखिए भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो कि है लखनऊ में। इसके बाद दूसरा है औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो कि है लखनऊ में। फिर इसके बाद तीसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि है वाराणसी में, जिसे DLW भी कहा जाता है। फिर इसके बाद चौथा है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो कि है लखनऊ में। फिर इसके बाद पांचवा है भारतीय दलहन शोध संस्थान जो कि है दोस्तों कानपुर में। फिर इसके बाद छठा है
भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान और ये स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। फिर इसके बाद 7वां है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और ये भी दोस्तों स्थित है नई दिल्ली में, जो कि एम्स के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला और ये स्थित है दोस्तों गुलमर्ग कश्मीर में। फिर इसके बाद आप लोग ध्यान में रखिएगा 9वां प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान और ये स्थित है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। फिर इसके बाद 10वां है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान और ये स्थित है दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। और लास्ट में आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और ये स्थित है दोस्तों कोलकाता में। तो बस दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी दोस्त गगन जीएस स्टडी पॉइंट चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।